students, we are back with a new chapter related to genetics. अभी हमने जो जेनेटिक्स के चैप्टर पढ़े थे उसमें हमने मेंडल्स लॉ और उसके डेविएशंस को देखा। उसी से रिलेटेड हमारा एक नया चैप्टर है, दैट इज़ क्रोमोसोमल एब्रेशन। एब्रेशन का मतलब नॉर्मली जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो 46 होते हैं, लेकिन अगर किसी कारण से ये क्रोमोसोम नंबर बढ़ जाते हैं या कम हो जाते हैं या उनकी स्ट्रक्चर में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, चेंज हो जाती है, तो उसके कारण से जो डिसऑर्डर प्रोड्यूस होता है दैट इज नोन एज क्रोमोसोमल एब्रेशन। क्रोमोसोम्स जैसा कि हम जानते हैं जेनेटिक्स में उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये क्रोमोसोम्स हमारी सेल में दे आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। दे आर वेरी फाइन एंड thread-like structure which are present in the nucleus. They can be stained। अपन उनको स्टडी के लिए माइटोसिस की जो मेटाफेज स्टेज है उसमें ये क्रोमोसोम जब कंडेंस्ड और थिक हो जाते हैं तो उस समय हम उनको स्टडी कर सकते हैं। इन क्रोमोसोम्स के बारे में दे आर ऑल्सो नोन एज द हेरिडिटरी व्हीकल। इन्हें हम हेरिडिटी का व्हीकल कहते हैं या दे फॉर्म द बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, क्योंकि हमें पता है इनहेरिटेंस के लिए जीन्स रिस्पॉन्सिबल है एंड दीज जीन्स आर प्रेजेंट इन द क्रोमोसोम्स। तो दे आर द हेरिडिटरी व्हीकल विच आर कैरिंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज़ के लिए। क्रोमोसोम्स के बारे में सबसे पहले जो अगर हम इसकी हिस्ट्री देखें तो सबसे पहले इसके बारे में हमें हॉफमेस्टर ने बताया था। ही स्टडीड अबाउट क्रोमोसोम इन द प्लांट ट्रेडिस्कैंशिया। एक प्लांट है ट्रेडिस्कैंशिया। इस ट्रेडिस्कैंशिया की जो पोलन ग्रेन्स की जो सेल है उसमें उन्होंने सबसे पहले इनको देखा। ही सॉ द फर्स्ट टाइम क्रोमोसोम्स इन ट्रेडिस्कैंशिया पोलन ग्रेन मदर सेल में, and it was observed in the year 1848। 1848 में उन्होंने इसके बारे में देखा था। उसके बाद में लेटर ऑन 1888 में वॉल्डेयर एक साइंटिस्ट आए थे, उन्होंने इसको नाम दिया क्रोमोसोम्स। तो वॉल्डेयर जो था उन्होंने जो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर देखी थी ट्रेडिस्कैंशिया में, इसको इन्होंने नाम दिया क्रोमोसोम्स। देखा गया था हॉफमेस्टर के द्वारा एंड नॉमेनक्लेचर इनका किया गया वॉल्टर। फिर इनके बारे में डिस्क्रिप्शन की बात करें तो अनदर साइंटिस्ट स्ट्रॉसबर्ग, उन्होंने क्रोमोसोम्स के बारे में डिस्क्राइब किया कि इनकी स्ट्रक्चर जो है वो किस तरह की होती है या किस तरह की ये हमें दिखती है। इनसे रिलेटेड सबसे इम्पॉर्टेंट जो डिस्क्रिप्शन था दैट वाज गिवन इन द ईयर 1903 बाय टू साइंटिस्ट सटन एंड बोवेरी। सटन एंड बोवेरी, ये जो दो साइंटिस्ट थे सटन एंड बोवेरी, दे डिस्क्राइब्ड अबाउट द प्रेजेंस ऑफ इनहेरिटेंस रिगार्डिंग क्रोमोसोम्स। उन्होंने ये बताया कि जो इनहेरिटेंस है वो कुछ सब्सटेंस के कारण से ही पॉसिबल होता है एंड दे आर इंटरकनेक्टेड विथ क्रोमोसोम्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी उस समय जेनेटिक्स के लिए, जेनेटिक्स का ये बेस बना रही थी, इसलिए इस पॉस्टुलेशन को कहा गया सटन एंड बोवेरी हाइपोथेसिस। इस हाइपोथेसिस को या उनकी जो कंक्लूजन है उसे कहा गया सटन एंड बोवेरी हाइपोथेसिस, इन विच he described that chromosomes forms the inheritance, they are very important and essential material for the inheritance and this later on becomes the base of genetics। इसलिए अपन इसको बहुत अच्छे से देखते हैं। अगर हम क्रोमोसोम्स के टाइप की बात करें तो टाइप में 3 टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स कैन बी सीन। फर्स्ट ऑफ ऑल वायरल क्रोमोसोम जो कि वायरस में प्रेजेंट होते हैं। देन सेकेंड इज प्रोकैरियोटिक क्रोमोसोम। जैसा कि हम जानते हैं प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल दो तरह की सेल होती है। तो प्रोकैरियोटिक सेल में मिलने वाले जो क्रोमोसोम होते हैं उन्हें प्रोकैरियोटिक क्रोमोसोम कहा जाता है एंड द क्रोमोसोम विच आर प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल आर यूकैरियोटिक क्रोमोसोम। अब वायरल क्रोमोसोम की अगर अपन बात करें तो वायरल क्रोमोसोम जो होते हैं वो सभी वायरसेस में मिलते हैं और ये जो है ज़्यादातर वायरल क्रोमोसोम जो होता है वायरस सेल में, इनकी जो नंबर होती है दैट इज रेस्ट्रिक्टेड टू 1।
अगर केमिकल नेचर की बात करें तो दे कैन बी मेड ऑफ डीएनए और आरएनए, दोनों से मिलकर के ये बने हुए हो सकते हैं। दोनों से मिलकर मतलब कुछ जो वायरस है उनमें डीएनए होता है और कुछ वायरस में आरएनए होता है, दोनों साथ में नहीं होते हैं। अगर डीएनए को हम देखना चाहें तो डीएनए का एग्जाम्पल हम ले सकते हैं बैक्टीरियोफेज में। बैक्टीरियोफेज मतलब ऐसा वायरस जो कि वायरस बैक्टीरिया पर अटैक करता है, उस वायरस को हम बोलते हैं बैक्टीरियोफेज। तो उसमें जो जेनेटिक मटेरियल हमें मिलेगा दैट विल बी डीएनए। और इसी तरह से अगर हम आरएनए को देखना चाहते हैं तो जो आरएनए होता है वो टोबैकोमोज़ेक वायरस में हमें मिलता है, ये सिंगल चेन में होते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो वायरस डीएनए होता है, वायरल डीएनए होता है, इट इज़ एनक्लोज्ड इन अ प्रोटीन कवर। ये जो डीएनए होता है ये एक प्रोटीन कवर के अंदर प्रेजेंट होता है और इस प्रोटीन के कवर को, ये जो प्रोटीन का कवर होता है इसे हम बोलते हैं कैप्सिड, जो छोटे छोटे यूनिट से मिलकर के बनता है जिन्हें कैप्सोमर बोलते हैं। तो दिस इज द डीएनए एनक्लोज्ड इन द कवरिंग ऑफ कैप्सिड विच इज मेड अप ऑफ कैप्सोमर, छोटी छोटी यूनिट से मिलकर के बनता है एंड दीज यूनिट्स आर कैप्सोमर। तो इस तरह से वायरल डीएनए होता है। प्रोकैरियोटिक सेल में मिलने वाला जो डीएनए होता है, जो क्रोमोसोम होता है, उसे हम प्रोकैरियोटिक क्रोमोसोम बोलते हैं। इनका जो शेप होता है वो जनरली सर्कुलर शेप में ये हमें मिलते हैं। देन यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक क्रोमोसोम सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो हायर प्लांट्स, एनिमल्स, फंगा इन सब में मिलता है, दैट इज यूकैरियोटिक क्रोमोसोम। ये जो यूकैरियोटिक क्रोमोसोम होते हैं हर स्पीशीज में इनकी नंबर फिक्स होती है, उससे ये चेंज नहीं होते हैं। These chromosomes have large quantity of DNA, क्योंकि जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है तो इसमें जो डीएनए कंटेंट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। और प्रोटीन इसमें दो तरह के मिलते हैं, हिस्टोन एज वेल एज नॉन हिस्टोन प्रोटीन। दो तरह के प्रोटीन इसमें मिलते हैं, हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन। इनकी नंबर हर स्पीशीज में फिक्स होती है। अच्छा, ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं इनको हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। ह्यूमन बीइंग में these chromosomes can be divided in two categories. First is autosomes and the second one is sex chromosome. Sex chromosomes are also known as allosomes. जैसा कि हम लोग जानते हैं ह्यूमन बीइंग कंटेन्स 46 chromosomes. Each cell contains 46 chromosomes. Out of these 46 chromosomes, 22 chromosomes, 22 pair of chromosomes are similar in structure. So these are known as autosomes. They are same in male as well as female. अगर ये इनकी बात कर रहे हैं हम तो they are identical in male as well as female. नाउ अब जो दो रिमेनिंग रहते हैं, ये जो दो क्रोमोसोम होते हैं इन्हें बोला जाता है सेक्स क्रोमोसोम। तो मेल में ये जो सेक्स क्रोमोसोम है ये दोनों डिसिमिलर होते हैं एंड दे आर रिप्रेजेंटेड बाय एक्स एंड वाई। इनका जो शेप एंड साइज होता है वो डिफरेंट होता है। वेयरएज इन केस ऑफ फीमेल बोथ दी सेक्स क्रोमोसोम्स और एलोसोम्स आर सेम, ये दोनों बिल्कुल सेम होते हैं। सो वी कैन रिप्रेजेंट देम बाय एक्स एक्स। इसमें ये डिफरेंट होते हैं तो हम इन्हें रिप्रेजेंट करते हैं एक्स वाई से। तो इस तरह से इफ़ वी वांट टू डिनोट अ ह्यूमन मेल तो हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्रोमोसोम को 44 प्लस एक्स वाई। अगर हम फीमेल के क्रोमोसोम्स को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो वी कैन रिप्रेजेंट इट बाय 44 प्लस एक्स एक्स। ये जो नंबर है ये फिक्स होती है। अब क्या होता है कि समटाइम्स देयर मे बी अ डिफरेंस इन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम, कई बार इनकी नंबर जो है वो बढ़ जाती है किसी एक्सेप्शनल केस में। देन इन दैट केस दैट एक्स्ट्रा क्रोमोसोम विच इज एडेड इज नोन एज सुपर न्यूमेररी क्रोमोसोम। उसे हम कहेंगे सुपर न्यूमेररी क्रोमोसोम। जो एक्स्ट्रा नंबर ऐड होता है दैट इज नोन एज सुपर न्यूमेरिक क्रोमोसोम्स।
The chromosome pairs in humans are arranged according to their size and each pair is known by its number. हम जब इनको अरेंज करते हैं तो इनके साइज के अकॉर्डिंग हम इनको अरेंज करते जाते हैं और फिर उनको एक नंबर दे देते हैं ताकि ये हमारी स्टडी में इजी रहे। तो ये जो टाइप होता है, दिस काइंड ऑफ कैरियोटाइप सीक्वेंस, ये जो इनका अरेंजमेंट होता है, दिस इज नोन एज ईडियोग्राम। इस तरह से जब हम इनको अरेंज करते हैं और इनको नंबर दे देते हैं तो दिस इज नोन एज ईडियोग्राम। ये ईडियोग्राम हमारे लिए बेनिफिशियल होता है। अगर किसी भी क्रोमोसोम में कोई भी डिसऑर्डर होता है तो हम उसको जल्दी से लोकेट कर सकते हैं, तो इट इज बेनिफिशियल इन दैट केस। अब हम देखते हैं ह्यूमन क्रोमोसोमल एबरेशन कौन कौन से होते हैं या कौन कौन से केसेस में प्रॉब्लम हो सकती है जिसमें क्रोमोसोम की नंबर चेंज हो जाती है या डिलीट हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो इसको स्टडी करने के लिए हम इनको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले ऑटोसोमल एबरेशन एंड द सेकेंड वन इज सेक्स क्रोमोसोम एबरेशन। अब ऑटोसोमल के केस में भी हमारे पास में दो कंडीशन आ सकती है। सबसे पहली चीज, क्रोमोसोम के नंबर ऐड हो रहे हैं या क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर में चेंज हो रहा है। तो आइदर देयर कैन बी चेंज इन नंबर और चेंज इन स्ट्रक्चर। अब सबसे पहले हम देखते हैं ऑटोसोमल एबरेशन। जो ऑटोसोमल क्रोमोसोम होते हैं, जो 44 क्रोमोसोम्स हमने देखे थे, उनमें कोई चेंज आता है तो उसका एक एग्जाम्पल है सबसे अच्छा हमारे पास डाउन सिंड्रोम। इसकी डिस्कवरी जो थी, सबसे पहले डिस्क्रिप्शन जो था वो लैंगडॉन डाउन ने किया था। लैंगडॉन डाउन ने किया था, इसीलिए हम इसे डाउन सिंड्रोम बोलते हैं। और ये जो एबनॉर्मेलिटी है सबसे पहले मंगोल चिल्ड्रन में देखी गई थी, इसलिए इसे मंगोलिज्म भी कह सकते हैं हम। मंगोलिज्म किसमें देखा गया था? ये मंगोल चिल्ड्रन में, दैट इज व्हाई इट इज आल्सो नोन एज मंगोलिज्म। इसमें उन्होंने ये देखा कि जो टोटल क्रोमोसोम ह्यूमन बीइंग में 46 होते हैं, उन 46 की जगह डाउन सिंड्रोम में नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हो जाते हैं? 47। और ये 47 होते हैं क्योंकि देयर इज एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ 21st पेयर ऑफ क्रोमोसोम। जो 21st नंबर ऑफ क्रोमोसोम है पेयर, उसमें एक क्रोमोसोम बढ़ जाता है, तो नंबर इनकी 46 की जगह कितनी हो जाएगी? 47। दिस डिजीज इज फाउंड इन 1 out of 600 चिल्ड्रन। हर 600 बच्चों में से एक बच्चे में लगभग ये डिसऑर्डर हमें मिलता है। और ये जनरली ऐसी लेडीज़ में मिलता है जिनकी एज 40+ होती है, क्योंकि उस केस में एट द टाइम ऑफ oogenesis जब मियोटिक डिवीजन होता है तो ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोम जो है जो इसमें ऐड होता है 21st पेयर ऑफ क्रोमोसोम में, वो ओवम में ऐड हो जाता है। तो ये ऐसी लेडीज़ में ज़्यादा मिलता है। अगर हम इस केस में एबनॉर्मलिटीज़ देखना चाहें तो इसमें क्रेनियम का जो साइज़ होता है वो बड़ा हो जाता है। क्रेनियम का जो साइज़ होता है वो इंक्रीज हो जाता है। नेक जो होती है बच्चों की वो शॉर्ट हो जाती है, स्मॉल हो जाती है। देन उनके जो हैंड्स हैं वो फ्लैट हो जाते हैं। इस तरह के सिम्टम्स हम इसमें देख सकते हैं। तो ये कहलाती है ऑटोसोमल एबरेशन में मंगोलिज्म। मंगोलिज्म मतलब डाउन सिंड्रोम, डाउन ने स्टडी करी और इसमें 21st पेयर ऑफ क्रोमोसोम में एक नंबर बढ़ जाता है। अगर इसी तरह से सेम एबनॉर्मलिटी जो है वो 18th नंबर के क्रोमोसोम, 18th जो पेयर है उसके क्रोमोसोम में हो जाती है तो उसका नाम रखा गया है एडवर्ड सिंड्रोम। एडवर्ड ने डिस्क्राइब किया था, सिमिलर टाइप के सिंबल्स आते हैं इसमें और इसे बोला जाता है एडवर्ड सिंड्रोम। सेकेंड केस, ये तो दोनों एग्जाम्पल है नंबर के। एबरेशन किस में हो रहा है? नंबर में। यहाँ पर नंबर चेंज हो रही है। ऑटोसोमल क्रोमोसोम मतलब फर्स्ट 44 क्रोमोसोम जो कि ह्यूमन मेल में और फीमेल में सिमिलर होते हैं, डू नॉट पार्टिसिपेट इन रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नहीं है इनका रोल। तो इसमें अगर
21st पेयर में चेंज हो रहा है तो हम इसे कहेंगे डाउन सिंड्रोम, और अगर ये 18th पेयर में चेंज हो रहा है तो वी विल कॉल इट एडवर्ड सिंड्रोम। इसी तरह से कुछ एबनॉर्मलिटीज जो है वो डिलीशन से भी हो सकती है। कोई क्रोमोसोम है, उसका पर्टिकुलर स्पेसिफिक पार्ट अगर डिलीट हो जाता है तो भी डिसऑर्डर हो जाता है। जैसे एक डिजीज है जिसका नाम है क्राइड्यूचेट। ये जो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम पेयर 5, उस 5 में एक स्पेसिफिक पार्ट डिलीट हो जाता है तो उसके कारण जो डिसऑर्डर आता है दैट इज नोन एज क्राइड्यूचेट। तो इस तरह से ये है ऑटोसोमल एबरेशन। वी विल सी द एबनॉर्मलिटीज व्हिच आर रिलेटेड टू सेक्स क्रोमोसोम। सेक्स क्रोमोसोम का मतलब जो मेल क्रोमोसोम में हमने देखे थे XY और फीमेल में जो देखे थे XX, उनमें कोई एबनॉर्मलिटी हो जाती है। तो सबसे पहली चीज़ नंबर चेंज हो जाने से जो एबरेशन चेंज होती है। तो इसमें सबसे पहला केस हमारे पास आता है टर्नर सिंड्रोम। टर्नर ने डिस्क्राइब किया था, इसलिए इसे बोला जाता है टर्नर सिंड्रोम। इस केस में this type of woman has 1X chromosome in place of 2X chromosome। हमने देखा था कि जो फीमेल है उसमें क्रोमोसोम्स को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसमें ये एक X क्रोमोसोम जो है ये डिलीट हो जाता है, ये हट जाता है, इसकी कमी हो जाती है। तो हमारे पास में कंडीशन कैसी आ जाती है, 45 क्रोमोसोम रह जाते हैं टोटल, और इसको हम लिख सकते हैं 44 + XO या X0 से रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये एक जो X क्रोमोसोम है ये हट जाता है। तो इस केस में जो वुमेन है वो कैसी हो जाएगी, अब शॉर्ट हो जाएगी और स्टेराइल हो जाएगी। उसमें जो डेवलपमेंट है, फीमेल डेवलपमेंट या फेमिनाइन डेवलपमेंट, वो रिड्यूस हो जाते हैं, क्योंकि XX फेमिनाइन कैरेक्टर के लिए होता है और यहाँ पर ये एक X क्रोमोसोम कम हो जाता है। और हमारे पास जो सीक्वेंस आता है, सॉरी दिस इज नॉट हियर, इट इज हियर, ये एक X क्रोमोसोम हट जाता है और अब हमारे पास ये कंडीशन बन जाती है 44 + XO। तो ये टर्नर ने बताई थी, इसलिए इसे बोला जाता है टर्नर सिंड्रोम। सेकेंड केस ये तो था डिलीशन का एग्जाम्पल। अब कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें क्रोमोसोम के नंबर बढ़ जाते हैं, तो उसे बोला जाता है क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम। इसमें भी मेल और फीमेल दोनों के केस में ये डिफरेंट हो सकता है। जैसे मेल है, अब मेल में हमें पता है कि नॉर्मल मेल में जो सीक्वेंस होता है दैट इज 44 + XY, पर इस केस में कंडीशन हो सकती है 44 + XXY, ये एक X क्रोमोसोम बढ़ जाता है, या यहाँ पर 2 X क्रोमोसोम बढ़ जाते हैं, तो हमारे पास कंडीशन आ जाएगी ये 2 क्रोमोसोम बढ़ जाते हैं तो 44 + XXY, या एक और क्रोमोसोम X क्रोमोसोम बढ़ जाता है तो हमारे पास जो सिचुएशन आती है वो इस तरह की आ सकती है 44 + 4 × XY। तो इस केस में जो क्रोमोसोम होते हैं हमारे पास 46 की जगह 47, देन 48, देन 49 तक भी हो सकते हैं। कुछ केसेस में यहाँ पर Y कैरेक्टर भी, Y क्रोमोसोम भी बढ़ सकता है। यहाँ पर ये जो Y क्रोमोसोम है इसके साथ में एक X क्रोमोसोम भी बढ़ सकता है, XX, YY। तो कहने का मतलब जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं X और Y, इनकी नंबर बढ़ जाती है, देन सच काइंड ऑफ डिजीज इज नोन एज क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम, जिसमें क्रोमोसोम की नंबर 47, 48, 49 तक हो जाती है। इसी तरह से अगर हम फीमेल की बात करते हैं, फीमेल में हमें पता है कि जो क्रोमोसोम्स का सीक्वेंस होता है दैट इज 44 + XX। यहाँ पर एक X क्रोमोसोम बढ़ने से XXX हो जाती है, या 2 X क्रोमोसोम बढ़ने से, ये 2 नॉर्मल है और इसके साथ में ये 2 एडिशनल बढ़ जाने से क्रोमोसोम की नंबर चेंज हो जाती है। तो यहाँ पर क्रोमोसोम नंबर थे 46, अब आ जाते हैं 47 एंड देन 48। तो क्रोमोसोम के नंबर चेंज हो जाते हैं क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम में। दीज आर सम ऑफ द एबरेशंस व्हिच आर फाउंड इन ह्यूमन बीइंग।
नाउ वी लुक फॉर व्हाट इज लिंकेज। जेनेटिक्स से ही रिलेटेड हमारे पास एक टर्म आती है लिंकेज। लिंकेज क्या होता है? तो मेंडल ने सबसे पहले जब अपने डायहाइब्रिड क्रॉस किए थे तो उन्होंने अपने इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट से ये प्रूव ये जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो लॉ डिस्क्राइब किया था उसमें ये बताया था कि जीन्स जो होते हैं दे आर प्रेजेंट ऑन द क्रोमोसोम एंड दीज जीन्स आर इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली। उन्होंने क्या बताया कि जीन्स जो होते हैं वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होते हैं। फिर जर्मन साइंटिस्ट सर्टन, उन्होंने लिंकेज को डिस्क्राइब किया। साइंटिस्ट थे सर्टन, उन्होंने एक हाइपोथेसिस दी रिगार्डिंग लिंकेज और उसमें उन्होंने ये बताया कि देयर इज एन इंटरेक्शन बिटवीन द जीन्स एंड क्रोमोसोम। जीन्स और क्रोमोसोम्स में एक तरह का इंटरेक्शन होता है। अकॉर्डिंग टू हिम पैटर्नल एंड मैटरनल मेंबर ऑफ ईच पेयर ऑफ क्रोमोसोम, जो मैटरनल पेयर होती है और जो पैटर्नल पेयर होती है मियोसिस के टाइम इंडिपेंडेंटली दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द गैमेट्स। इंडिपेंडेंटली डिस्ट्रीब्यूट होती है। जब भी गैमेट बनने होते हैं तो ये जो है इसमें से जीन्स जो हैं क्रोमोसोम्स में वो इंडिपेंडेंटली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं एंड बिकॉज ऑफ दिस सेपरेटली सिचुएटेड जीन्स ऑन टू क्रोमोसोम्स आर इंडिपेंडेंटली असॉर्टेड। हमें पता है कि एक क्रोमोसोम जो होता है ये मैटरनल साइड से आता है और एक क्रोमोसोम पैटर्नल साइड से आता है। तो मियोसिस के टाइम जब ये एक दूसरे से सेग्रीगेट होते हैं तो ये इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होते हैं। और दूसरी चीज़ जो उन्होंने बताई वो ये थी कि जीन्स की जो नंबर है वो कहीं ज़्यादा होती है क्रोमोसोम से। अगर हम क्रोमोसोम को देखें तो क्रोमोसोम के कंपैरिजन में जीन्स की नंबर बहुत ज़्यादा होती है। इसका मतलब ये निकलता है कि एक क्रोमोसोम पर बहुत सारे जीन्स प्रेजेंट होते हैं और ये जीन्स आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। तो जीन्स आर मोर इन नंबर इन कंपैरिजन टू क्रोमोसोम इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। इसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं लिंकेज। और ये जो जीन्स होते हैं जो एक क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है दीज जीन्स आर नोन एज लिंक्ड जीन्स। इन्हें हम कहेंगे लिंक्ड जीन्स। और जिन कैरेक्टर्स के लिए ये जीन्स प्रेजेंट होते हैं रिस्पॉन्सिबल होते हैं सच काइंड ऑफ कैरेक्टर्स आर नोन एज लिंक्ड कैरेक्टर। ऐसे कैरेक्टर्स इनके लिए लिंक्ड जीन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं दे आर नोन एज लिंक्ड कैरेक्टर्स। These characters are inherited together from one generation to another. The genes situated on one chromosomes are not always assorted independently. अब इससे रिलेटेड एक एक्सपेरिमेंट किया था बेटसन एंड पुनेट ने। बेटसन ने लिंकेज से रिगार्डिंग जो एक्सपेरिमेंट किया था 1906 में, उन्होंने प्लांट्स के दो कैरेक्टर को कंसीडर किया था। सबसे पहली चीज कलर ऑफ फ्लावर एंड दूसरा था शेप ऑफ पोलन ग्रेन्स। एक तरफ उन्होंने डोमिनेंट कैरेक्टर के फॉर्म में ब्लू फ्लावर लिए, कलर जो था ब्लू कलर वो डोमिनेंट था किस पर, रेड कलर पर। दूसरा केस उन्होंने लिया लॉन्ग पोलन ग्रेन्स। जो लॉन्ग पोलन ग्रेन्स थे दे वर डोमिनेंट ऑन राउंड पोलन ग्रेन्स। तो इस कारण से हमारा जो जीनोटाइप आ जाता है BBLL, दिस इज फॉर ब्लू एंड दिस इज फॉर लॉन्ग। इनका क्रॉस उन्होंने करवाया रेड फ्लावर स्मॉल b एंड राउंड पोलन ग्रेन स्मॉल l। F1 जनरेशन में सारे जो फ्लावर्स थे वे वर ब्लू फ्लावर लॉन्ग पोलन ग्रेन्स वाले मिले। जैसा कि हम लोग जानते हैं F1 जनरेशन में सारे डोमिनेंट कैरेक्टर ही अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। फिर F2 जनरेशन के लिए उसने जो प्लांट्स थे उनका टेस्ट क्रॉस करवाया। टेस्ट क्रॉस का मतलब होता है, जैसा हम पहले देख चुके हैं कि इन फ्लावर्स का होमोजाइगस रिसेसिव के साथ में, रिसेसिव पेरेंट्स के साथ में क्रॉस करवाया और पेरेंट प्लांट में होमोजाइगस रिसेसिव BBLL। इन फ्लावर्स के साथ जब क्रॉस करवाया गया तो एक्सपेक्टेड रेशियो वाज 1:1:1:1, लेकिन उनके पास में जो एक्चुअल रेशियो आया दैट वाज 14:6:6:44, जिसमें नए कॉम्बिनेशन भी थे
और पैटर्नल कॉम्बिनेशन भी थे। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं अप्रॉक्सीमेट वैल्यू में, तो 7:1:7 का रेशो आता है। तो इस आधार पर उसने ये कंक्लूजन निकाला कि जीन्स which are selected for the experiment do not follow the theory of independent assortment। उन्होंने ये बताया कि जीन्स जो होते हैं which are present on the chromosome have a tendency to inherit together, वो एक साथ इनहेरिट होने की टेंडेंसी रखते हैं, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होने की टेंडेंसी रखते हैं। एंड सच जीन्स आर नोन एज लिंक्ड जीन्स, ऐसे जीन्स को ही बोला जाता है लिंक्ड जीन्स। एंड द प्रोसेस इज नोन एज लिंकेज, ऐसे प्रोसेस को हम कहेंगे लिंकेज। ये लिंकेज दो कैटेगरी में हो सकता है, इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, कंप्लीट, दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट लिंकेज। कंप्लीट लिंकेज का मतलब when the chromosomes having such genes which are so close that their inheritance in next generation do not form combination। अगर कोई भी क्रोमोसोम है और उसके ऊपर जो जीन्स लगे हुए हैं वो इतने पास है कि उनसे नए कॉम्बिनेशन नहीं बन सकते हैं, they do not form combination in next generation, ऐसे जीन्स को हम कहेंगे कंप्लीट लिंकेज। और सेकेंड केस जो होता है इनकम्प्लीट लिंकेज, इन दिस लिंकेज द लिंक्ड जीन्स अपीयर एज रिकॉम्बिनेंट जीन। जो नए जीन्स हमारे, नए कॉम्बिनेशंस हमारे पास आते हैं उनके लिए ये रीअपियर होते हैं। लिंक्ड जीन्स रीअपियर और अपीयर इन एज रिकॉम्बिनेंट जीन इन द नेक्स्ट जनरेशन एट द टाइम ऑफ मियोसिस। जब भी मियोसिस होता है तो होमोलोगस जो क्रोमोसोम होते हैं उनमें आपस में क्रॉसिंग ओवर होती है। हमें पता है कि कुछ पार्ट इधर और कुछ पार्ट इधर आ जाता है, जिसे क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। तो जीन्स सिचुएटेड फार ऑन द क्रोमोसोम्स आर इनकम्प्लीटली लिंक्ड। जो जीन्स जितनी ज़्यादा दूर होगा उसमें क्रॉसिंग ओवर के टाइम एक्सचेंज होने की कैपेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा रहती है। तो इस कारण से ऐसे लिंकेज को बोला जाता है इनकम्प्लीट लिंकेज। कंप्लीट मतलब एक ही क्रोमोसोम पर जीन्स इतने नज़दीक हैं कि उनमें आपस में कॉम्बिनेशन नहीं बन सकते हैं। लेकिन इनकम्प्लीट का मतलब जीन्स एक दूसरे से इतनी दूर है कि जब मियोसिस के टाइम इनमें क्रॉसिंग ओवर होती है, इधर से इधर जाते हैं तो उनमें आराम से कॉम्बिनेशन हो जाता है। तो दिस इज नोन एज इनकम्प्लीट लिंकेज। जो इनकम्प्लीट लिंकेज है उसका मेन फैक्टर या मेन रीज़न हमने देखा कि क्रॉसिंग ओवर होता है। तो ये क्रॉसिंग ओवर क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर इज अ प्रोसेस इन विच recombinant genes are formed by which crossover between the heterologous half chromosome। क्रोमोसोम्स में हमें पता है कि दो हाफ क्रोमोसोम्स क्रोमेटिड्स के फॉर्म में होते हैं। तो ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं इनके क्रोमेटिड्स में एक्सचेंज हो जाता है और उससे नए न्यू रिकॉम्बिनेंट जीन्स बनते हैं। ये पार्ट ए है, ये बी, दिस इज सी और दिस इज डी। इनमें आपस में ए पार्ट यहाँ पर आ जाता है, सी पार्ट यहाँ पर आ जाता है और इस तरह से जो नए कॉम्बिनेशन होंगे उनमें ए सी, ए डी, देन सी एंड बी। तो कहने का मतलब ये है कि क्रॉसिंग ओवर इज द प्रोसेस इन विच रिकॉम्बिनेंट जीन्स आर फॉर्म्ड। यहाँ पर अब नए जीन्स बनेंगे। कैसे? बाय क्रॉसिंग ओवर। ये पार्ट इधर और ये पार्ट इधर जाएगा और ये चीज़ किस में होगी? क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। ये क्रोमेटिड्स हैं और ये पूरा सेट होमोलोगस क्रोमोसोम का है। तो दो होमोलोगस क्रोमोसोम के क्रोमेटिड्स में क्रॉसिंग ओवर होने से लिंकेज, लिंक्ड कैरेक्टर जो हैं वो ट्रांसफर हो जाते हैं। तो क्रॉसिंग ओवर जो प्रोसेस होता है ये मियोसिस डिवीजन में हमें पता है कि मियोसिस के अंदर जो प्रोफेज 1 होती है उसमें डिफरेंट स्टेजेस होती है, जैसे लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकिनेसिस। तो उस प्रोफेज फर्स्ट की जो पैकाइटीन स्टेज होती है उसमें ये क्रॉसिंग ओवर का जो प्रोसेस है ये होता है। और जिस पॉइंट पर क्रॉसिंग ओवर होती है, जिस पॉइंट पर ये एक्सचेंज होते हैं, ये इस तरह से जब जुड़े हुए रहते हैं और इनमें एक्सचेंज होता है, देन दिस पॉइंट इज नोन एज
काइस्मा। इस पॉइंट को हम बोलते हैं काइस्मा। लिंक्ड जीन्स यहाँ पर सेपरेट हो जाते हैं क्रॉसिंग ओवर के कारण और फिर नए कॉम्बिनेशन बन जाते हैं। क्योंकि ये एक ही क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है तब तक ये लिंक्ड कैरेक्टर है। फिर यहाँ से जब इनके अंदर क्रॉसिंग ओवर हो जाता है तो ये पार्ट इधर और ये पार्ट इधर आ जाता है और उसके कारण ये लिंक्ड जीन्स एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। अगर हम क्रॉसिंग ओवर के टाइप्स देखें तो ये 3 टाइप्स में देख सकते हैं हम इसको। फर्स्ट इज सिंगल क्रॉसिंग ओवर, देन डबल क्रॉसिंग ओवर, देन मल्टीपल क्रॉसिंग ओवर। What do you mean by single crossing over? Single crossing over क्या होता है? Only 1/2 of the chromatid or chromosome of the homologous chromosome take part in crossing over. सिर्फ इसका 1/2, सिर्फ ये 1/2 जो है chromatid का, सिर्फ ये पार्टिसिपेट करता है homologous chromosome में क्रॉसिंग ओवर के कारण, तो that is known as single crossing over. Then what is double crossing over? तो in this 2, 3 or all of the 4 chromatid take part and only 2 chiasma are formed. ये और ये सभी chromatid जो होते हैं ये सब इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, तो इसे हम कहेंगे डबल क्रॉसिंग ओवर। देन मल्टीपल क्रॉसिंग ओवर मतलब when more than 2 chiasma are formed in between the 2 sister chromatid. जिस पॉइंट पर इनमें एक्सचेंज होता है दैट पॉइंट इज नोन एज काइस्मा। और एक से ज़्यादा काइस्मा अगर इसमें बन जाता है, एक से ज़्यादा जगह पर क्रॉसिंग ओवर होती है, देन इट इज़ नोन एज मल्टीपल क्रॉसिंग ओवर। इसमें एक काइस्मा, इसमें एक काइस्मा, लेकिन अगर एक से ज़्यादा बन जाता है तो दैट इज नोन एज मल्टीपल क्रॉसिंग ओवर। मतलब एक से ज़्यादा प्लेस पर इसमें क्रॉसिंग ओवर होती है। तो क्रॉसिंग ओवर जो है उसकी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, सबसे पहली बात तो ये मियोसिस में होता है। दूसरी बात, ओनली नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम टेक पार्ट। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड मतलब ये होमोलोगस क्रोमोसोम है, ये दूसरा होमोलोगस क्रोमोसोम है, तो ये सिस्टर क्रोमेटिड और ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में ही क्रॉसिंग ओवर होगी। It occur only between the non-sister chromatid of homologous chromosome. और इसके अंदर exchange of genes takes place. सबसे important चीज़ क्रॉसिंग ओवर में क्या होगा, जीन्स एक्सचेंज हो जाएंगे। Then the number of point at which crossing over takes place on chromosome pair at a time depend on the length of chromosome. कि इसमें कितनी जगह पर क्रोमोसोम होंगे, कितनी जगह पर क्रॉसिंग ओवर होगी, ये डिपेंड करता है इनकी लेंथ पर। जो क्रॉसिंग ओवर होता है दैट इज डिपेंडेंट ऑन द लेंथ ऑफ क्रोमोसोम। द परसेंटेज ऑफ क्रॉसिंग ओवर इंक्रीज विद द इंक्रीज इन लेंथ। जितनी ज़्यादा लंबे क्रोमोसोम होंगे उतनी ही ज़्यादा क्रॉसिंग ओवर होगी। तो इट इज़ एक तरह से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ क्रोमोसोम। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि डिस्टेंस ऑल्सो अफेक्ट द क्रॉसिंग ओवर। इंक्रीज इन डिस्टेंस इंक्रीज द प्रोबेबिलिटी ऑफ क्रॉसिंग ओवर। जितने ज़्यादा जीन्स के बीच में डिस्टेंस होगा उतनी ही ज़्यादा क्रॉसिंग ओवर की चांसेस ज़्यादा रहेंगे, क्योंकि उस केस में क्रॉसिंग ओवर के लिए प्लेस सफिशिएंट मिल जाती है। तो इस तरह से जो क्रोमोसोम्स होते हैं उन पर प्रेजेंट जीन्स लिंक्ड कैरेक्टर के फॉर्म में होते हैं और मियोटिक डिवीजन के टाइम उनमें क्रॉसिंग ओवर होती है और उस क्रॉसिंग ओवर से ही नए कॉम्बिनेशन प्रोड्यूस होते हैं।